बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमा मुबारक। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। वक्त की रफ्तार खासी तेज़ है, तेज़ी से वक्त गुजरता चला जा रहा है। कुछ समझ नहीं आती कि ये वक्त किस तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि कुछ हैपनिंग्स आपके इर्द गिर्द इस तरह की हो रही होती हैं कि आप परेशान होकर रह जाते हैं। आपकी प्लानिंग से बरअक्स चीज़ें हो रही होती हैं। तो बहुत कुछ सिखाती भी हैं ये चीज़ें, लेकिन चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं उससे आपकी कहीं ना कहीं मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मैं मौजूदा सूरत हाल की ही बात कर रही हूँ, जिसमें हम देख रहे हैं जी वो लोग, सबसे पहले उन लोगों के लिए खबर शामिल कर लेते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, ना तो आप फ़िज़ाई सफ़र कर सकेंगे, ना किसी होटल में जा सकेंगे, ना ही शादी तकरीबात में आप शिरकत कर सकेंगे। अब इन पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है, तो लिहाजा अपना फ़र्ज़ समझ लीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इन पाबंदियों का सामना रहेगा। सेकेंडली, एक और अहम चीज़, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, वक्त मैंने कहा है जी तेज़ी से गुजर रहा है, तो जी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम भी नई नई चीज़ें साथ सीखते चले जाएंगे। आज का मैसेज 1 अक्टूबर के लिहाज से ये है जी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से इस महीने को जो है वो मनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरफ ध्यान देना, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ती चली जा रही है। तो आज से, क्योंकि ये मंथ जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में मनाया जाता है, तो हम लोग हर रोज़ कोशिश करेंगे कि एक मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आप लोग अपनी केयर करें, मुआयना करते रहें, और एक स्पेसिफिक एज, जैसे कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 40s आपको इस चीज़ के बारे में जो है ज़रूर ख्याल रखना है। नॉर्मली लोग इस बारे में बात करने के लिए जो है परेशान रहते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, तो ये चीज़ें जहाँ पर ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं, थोड़ी सी एहतियात और बरवक्त इलाज आपकी ज़िंदगी को महफूज बना सकता है। एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जी महंगाई की। बात शुरू करेंगे तो बात बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन हम बात बड़े सुकून से शुरू करेंगे। इसीलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर, महंगाई का नया सुनामी, पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर मजीद महंगा हो गया है। रोटी फिर सरकारी लिस्ट से गायब, जिले इंतजामिया ने नया नेकनामा जारी कर दिया। सुई गैस सारिफीन के लिए खुशखबरी, घरेलू सारिफीन को कनेक्शन देने की मुद्दत में 6 माह की तौसी। और शहर में बच्चों समेत मर्द खवातीन गैर महफूज, खवातीन को अगवा करने के केसेस में इजाफा। ये हैं आज की तमाम खबरें। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम अना। क्या हाल चाल है आपके? अना ठीक ठाक। इरफान, सबसे पहले क्योंकि हमने बढ़ना है, आज मेरा जो इंट्रो था जी, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई, तो वैक्सीनेशन करवा रखी है आपने? अना मैंने तो वैक्सीन करवा रखी है, लेकिन आपने जो कहा कि बहुत सख्तियां होने वाली हैं, जिसमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, फ़िज़ाई सफ़र नहीं कर पाएंगे, होटल में नहीं जा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। और ये कोई आज कोई इतनी हाईलाइट करके खबर दी गई है। देखे, हाईलाइट करके खबर जरूर दी गई है, और मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि मैंने कमिश्नर लाहौर और तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स थे वहाँ पे बैठकर उन्होंने यही बात की कि हमने इसके ऊपर जो सख्तियां करने वाले हैं, और ये बात आज की नहीं मैं कर रहा, मैं आपको 1 माह पहले की बात कर रहा हूँ। Exactly, जब 1 माह पहले ये कहा गया था कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको होटल में नहीं जा पाएंगे, आपको किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, आप फ़िज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। मैं अपनी बात करूँ, मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद अपना फ्यूल जो टैंक उसका फुल करवाता हूँ। मुझे आज तक कभी भी किसी पेट्रोल पंप पे नहीं पूछा गया कि आपके पास वैक्सीन का कार्ड है कि नहीं। होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे कभी किसी ने नहीं पूछा। आप शॉपिंग सेंटर के अलावा पूरी लाहौर की मार्केट में खुला चैलेंज है, किसी भी जगह चले जाएं, किसी जगह के ऊपर आपको टीम नज़र आ जाए जो लोगों को चेक कर रही है। होटल इंतज़ामिया, दुकानदार, जो कारोबारी मराकज़ वाले लोग हैं, उनकी इंतज़ामिया किसी जगह पे किसी शख्स को नहीं पूछ रहे कि आपने वैक्सीन करवाई है कि नहीं। ये सिर्फ अखबारों की हद तक, बयानात की हद तक, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट किसने करवाना? जो लोग ये बयानात देते हैं, जो लोग ये पाबंदियाँ करवाते हैं,
इनके ऊपर करवाएंगे। मतलब तो शादी तकरीबात आगे लोगों ने प्लान कर रखी हैं। आपके पास क्या इतने लोग हैं कि आप एक एक शादी तकरीब पे जाके इतने सारे मेहमानों का ये चेक करेंगे किसने वैक्सीनेशन कराई है? ना चेक तो नहीं कर सकते हर जगह के ऊपर जाके, लेकिन आप देखिए डेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। डेटर्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? किसी आप शॉपिंग मॉल के ऊपर, मुझे याद है कि आपको याद होगा कि जब थर्ड वेव आई थी तो थर्ड वेव के दौरान रमज़ान में एक मुगलपुरा बाजार पूरा, जिसमें कुछ 10,000 के करीब दुकान थी, पूरे का पूरा बाजार बंद कर दिया गया था। वो 3 दिन बाजार बंद रहा। उससे क्या हुआ कि तमाम दुकानदार जो थे वो सरापा एहतजाज हुए कि हमारा कारोबार का सीज़न है, हमारा ईद का सीज़न हमने करना है, आपने हमारी दुकानें सील कर दी। उनकी दुकानें इस वजह से सील हुई थी कि कोरोना SOPs पे फॉलो नहीं कर रहे थे। जब उनका पूरा मार्केट सील कर दी गई, फिर लोगों दुकानदारों ने खुद कहा कि हम अपने तौर के ऊपर इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाना भी शुरू किया। कुछ दिन हुआ, लेकिन उसके बाद वो वही रूटीन में चलनी शुरू हो गई। आप लोगों को एग्जाम्पल बनाएं, जैसे मैंने कहा कि एक पूरी मार्केट आपने जो सील कर दी, इसी तरह किसी और जगह के ऊपर भी आप इस तरह सख्ती से इकदाम करें, तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि हम सख्तियाँ कर रहे हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। सिर्फ नाम नहाज सख्तियाँ, एक नोटिफिकेशन जारी कर देना, बयानबाजी कर देना, इससे जो है वो सख्तियाँ नहीं होती। सख्तियाँ होंगी जब आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब आप देखें कि आपको याद होगा कि पुलिस की तरफ से जगह जगह के ऊपर नाके लगते थे, या हमारी पाक फौज के जवान जो है वो नाके लगा कर लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते थे। खौफ की इलामत बनी हुई थी। अब आपने वो उसको बिल्कुल पसे पुछ चीज़ें डाल दी हैं। FIRs भी नहीं हो रही उनके खिलाफ, दिन में कोई 10-5 FIRs हो रही है, वो नाम नहाद FIRs हैं। इसी तरह जो किसी जगह के ऊपर चेकिंग का अमल नहीं जारी। जब तक आप इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी। चलिए जी, अब देखते हैं कि किस हद तक इन पाबंदियों को यकीनी बनाया जाता है। सेकेंडली, एक और जो चीज़ हमें पता चल रही है कि लोग वैक्सीनेशन करा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्ड भी बन रहे हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि गौर तलब है। इस पर गवर्नमेंट को जो है वो सीरियसली जो है वो कुछ ना कुछ अब इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी यही है कि आपने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है। आज की बड़ी खबर, लीड स्टोरी जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं, महंगाई का सुनामी जिसको ब्रेक लगने को तैयार ही नहीं है। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर महंगा, और लाइट डीजल जो है इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। LPG के नर्ख भी बढ़ा दिए गए। अवाम ने इस तमाम तर सूरत हाल को घिनौना मजाक करार दे दिया है। इंतज़ामिया आगे ही प्राइस कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर पा रही, उस पर ये बेजा महंगाई जिसने अवाम की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल से ये सिलसिला शुरू करेंगे। मेरे पास बाकी चीज़ें भी हैं जिसमें हम महंगाई का जिक्र करेंगे, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें। लेकिन हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा होना, जवाब क्या है इरफान? ना कोई जवाब नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। इस गवर्नमेंट के पास जो है वो, हमें तो वो चीज़ें याद है जब असद उमर असम्बली के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि इतना कैलकुलेशन करें तो 40 रुपये लीटर पेट्रोल बनता है। अब वो कैलकुलेशन क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ गई कैलकुलेशन? वो कैलकुलेशन किधर गई? जब कहा जाता था कि 1 रुपया बढ़ेगा तो वो वज़ीर आज़म चोर है। अब कहाँ पे है वो? जिन लोगों ने ये बयानात दिए थे वो लोगों को अपने कम से कम बयानात सुन लें, जो उन्होंने कहा था उनको एक दफ़ा रिवाइंड करके वो सारी चीज़ें जो है वो सुने कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। याददाश्त कमज़ोर तो है ही है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 4 साल में इनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमने काम किस तरह करना है। देखिए, आप ये पेट्रोल की अगर हम बात करें तो मैं ये नहीं कहता कि लोग जो जगह जगह के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। किसी जगह पे लाहौर में मैंने तो किसी जगह पे नहीं देखा कि पेट्रोल महंगा होने से, घी महंगा होने से, आटा महंगा होने से किसी जगह के ऊपर कोई एहतजाज हुआ हो, बिजली महंगी होने से किसी जगह पे एहतजाज हो। कोई लोग एहतजाज नहीं कर रहे। और गवर्नमेंट इसी बात को जो है वो कहती है कि मीडिया तो एम ही बातें करता है, लोग तो खुशहाल हैं। अगर खुशहाल ना हो, ये लोगों को मसाइल ना हो तो लोग सड़कों पे ना आए। अब कोई आपको वाकई सड़कों पे, हमें कोई भी आज तक मैंने तो बंदा नहीं देखा इस पूरे 3 साल के दौरान जिसने कहा हो कि आटा महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, जो पेट्रोल महंगा हो गया। कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आएगा। हाँ, लोग कोसते हुए, बददुआएं देते हुए मैंने खुद देखे हैं। लोग इस बात को रो रहे हैं कि हमारी अगर 15 से 20 हज़ार रुपया सैलरी है तो उस सैलरी के अंदर हम आटा कैसे पूरा करें, हम पेट्रोल कैसे पूरा करें, बच्चों की फ़ीस कैसे पूरी करें, हम अपने घरों के किराए कैसे दें। ये सारी चीज़ों के बाद लोग बददुआएं दे रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है कि जब लोग इस तरह झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप पेट्रोल महंगे पे महंगा करी जा रहे हैं, 28 रुपए पेट्रोल की कीमत, आप पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आप डीजल महंगा करी जा रहे हैं, घरों के अंदर जो LPG चलती है
रिक्शा ड्राइवर जो है जो एलपीजी यूज़ करते हैं वो चीज़ें महंगी हो गई। अब उसका सिलेंडर देखिए, एलपीजी का सिलेंडर 348 रुपये महंगा कर दिया गया। तो ये 343 रुपये, सॉरी 343 रुपये महंगा कर दिया गया ये सिलेंडर। तो इससे क्या रिक्शा ड्राइवर जो है जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा कर लेके जाता है, क्या वो आपको दुआएं देगा? कभी दुआएं नहीं देगा। आपके ये काम कि आप लोगों के लिए लंगर खाने खोल रहे हैं, लाचार अफराद हैं उनके लिए आप पनाहगाहें खोल रहे हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं। ये तो आवाम का गला घोंट के आप उनके मुंह में मरते हुए पानी डालना भी जो है वो आपको तौफीक नहीं हो रही कि किस तरह से आप आवाम के साथ सलूक कर रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमारी अपोजिशन जो है, अपोजिशन का किरदार देखिए, अपोजिशन हमेशा अवामी नुमाइंदा बन के वहाँ पे होती है। ख्वाह के गवर्नमेंट के लोग भी अवामी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन अपोजिशन ने अगर किसी जगह के ऊपर हुकूमत गलत काम कर रही होती है तो उसको रोकना होता है, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी होती है। हमारी अपोजिशन को अपनी पड़ी होती है कि हमें कोई ना पकड़ ले, हमें जो हमारे खिलाफ केस ना खुल जाए। ये सारी अपोजिशन जो है, जो भी आपको ईवानों के अंदर नज़र आती है, उसके अपने मसाइल हैं। वो भी आपके कोई अवामी नुमाइंदे नहीं हैं जो लोग समझते हैं कि शायद ये आएंगे तो हालात को बेहतर होंगे। उनको भी अभी तक देखे 4 साल गुजर चुके, उनको भी अपनी पड़ी हुई है। गवर्नमेंट को तो अपनी पड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन भी अवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा। हुकूमत ने तो करनी नहीं, हुकूमत तो यही कर रही है कि आए रोज़ हर, जैसे आप बात कर रही थी कि हर 15 दिन के बाद जो है फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अब आप कल खबर देंगी कि उसकी बिजली के प्राइस बढ़ गए, परसों आप खबर देंगी गैस की खबर बढ़ गई होगा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। डेफिनेटली तो बढ़ाएंगे ना देखिए उनका भी तो इश्यूज है। उन्होंने अगर पेट्रोल अगर महंगा डलवाना है तो उन्होंने तो किसी तरह से अपने अखराजात पूरे करने हैं। वो अखराजात पूरे किस तरह होंगे? डायरेक्टली अवाम के ऊपर बर्डन आएगा। अच्छा जी, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है इरफान, वो भी जान लेते हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म जमशेद इकबाल चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मंतक समझ नहीं आ रही, हर 15 दिन बाद अवाम को तोहफा क्या दिया जाता है, बल्कि तोहफा क्या, ये अवाम खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे पर जवाब क्या है, हमारी समझ से बाहर है, आप समझा दीजिए। नहीं, पेट्रोल की कीमत पर आप कह लें कि पेट्रोल, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट में एनर्जी का कास्ट जो है, ये दो आपके बल्कि तीनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई है। कोयला महंगा हुआ है, आपको फर्नेसाइल महंगा हुआ है, आपकी गैस महंगी हुई है, और ये महंगा हुआ है। इसमें गैस में जस्ट एक एग्जांपल जरूर दूंगा कि $3 जो आती थी पर क्यूबिक मीटर, वो अब आ रही है तकरीबन यू कैन से $30। 10 टाइम्स पिछले 2 साल में प्राइस इसकी बढ़ी है। ये अब तकरीबन $80 के अराउंड मूव कर रहा है पेट्रोल, आपका हिस्टोरिकली हाई प्राइस है। फिर आप बात कर रहे हैं कोयले की, चाइना ने बात करके बंद कर दी है, महंगा हो गया नहीं था, बहुत कर दी है, प्रोडक्शन कम हो गया है। सो बेसिकली एनर्जी ओवरऑल दुनिया में महंगी हुई है। हमारा ये था चीमा साहब ये कहना कि ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगी हुई है, हुकूमतों का काम कीमतों में इस्तेहकाम रखना होता है, आवाम को रिलीफ फराहम करना होता है। माजरत के साथ आप मुझे खासे जो है वो मुतमईन नजर आ रहे हैं, सुकून में नजर आ रहे हैं। जरा जाके बाहर आवाम का इस टाइम रद्द-ए-अमल देख लीजिए, जिन बेचारों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और 128 रुपए पेट्रोल उन्होंने किस तरह से डलवाना है। फिर हुकूमत का रोल, रियासत का रोल कहाँ रह जाता है कीमतों में इस्तेहकाम रखने में, आवाम को रिलीफ फराहम करने में? उसके क्या सिर्फ दावे ही हैं? मैं थोड़ी सी कमेंट्री छोटी करें तो मुझे सवाल का जवाब देने में, सवाल करें तो मैं मेरे लिए आसान हो जाएगा। जरूर सर, आपको जवाब देने के लिए ही दावत दी गई है। बीबी चुप करें, बात करने देना प्लीज। बात जी बीबी, बात तो करने दें। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, आपके लिए सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हम गवर्नमेंट भी कर सकती है कि गवर्नमेंट कम लिया जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रवायत ये थी कि टैक्स लिया जाता था 47% से लेकर 60% तक, 47 से 60% तक टैक्स लिया जाता था। आज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट टैक्स ले गए टोटल 26%। ये सोर्स होता है, एनर्जी जो है मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट के टैक्स का। और यही वजह है आप किसी हिस्से में किसी मुल्क की कीमत निकाल के देखें पेट्रोल की, तो सवाए उन मुल्कों के तेल के नेट एक्सपोर्टर हैं, उनके अलावा तमाम दुनिया से 128 रुपये का जो पेट्रोल है हम सब खरीद रहे हैं। यही पेट्रोल आज इंडिया में 233 रुपये का है, यही पेट्रोल 180 रुपये का बांग्लादेश में है,
यही पेट्रोल तकरीबन 300 रुपए का श्रीलंका में है। इस तमाम मुल्कों से सस्ता पेट्रोल हम बेचते हैं, सऊदी अरेबिया। चीमा साहब, कता कलामी माफ, मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये जवाब काफी है कि बहुत सारे मुल्कों की लिस्ट आप बता रहे हैं वहां पर तेल की कीमत ज्यादा है और हमारे यहाँ जो है वो कम है, तो हम बिल्कुल ठीक है? क्या सिर्फ ये जवाब काफी है? मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे मुल्कों से, मैं कह रहा हूँ जिन मुल्कों की आमदन हमसे कम है हम उनसे भी सस्ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप गौर करें मेरी बात पे। सही, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे सही। तो हमारे यहाँ लोगों का, हमारे यहाँ लोगों की इनकम का आपको अंदाजा होगा क्या होगा? हमारे यहाँ लोगों की डेली इनकम का भी सर आपको अंदाजा होगा? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश, थोड़ा सा टाइम देना, सुनने की कोशिश करें। आप बयान में मेरी खास लेना शुरू कर देती है। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों की आमदन थोड़ी है, जिन मुल्कों की आमदन थोड़ी है, हम थोड़ी है, हम उनसे भी सस्ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हमसे दुनिया में 50 मुल्कों की इनकम कम है, हम दुनिया के 50 मुल्कों से ज्यादा अमीर हैं, हम सारों से पेट्रोल सस्ते हैं। और उसकी बुनियादी वजह हम टैक्स कम लगाते हैं। पिछली गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती थी 45% से लेकर 60% तक। इस मतलब पेट्रोल की लिवाई पर टोटल जो टैक्स दिया जा रहा है, जीएसटी और लिवाई दोनों मिला के, तो 27% टैक्स दिया जा रहा है। गवर्नमेंट यही कर सकती थी, और आज आपकी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको फाइनेंशियली पता है कि हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं, 34 बार हम गए हैं IMF के साथ, और वहाँ पे हम कुछ चीज तय कर चाहते हैं। तो हम पे वो भी प्रेशर था, इसके बावजूद हमने पेट्रोल सस्ता दिया और सस्ता दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि रिसेंट यहाँ से 2 गवर्नमेंट गुजरी है, एक पीपल्स पार्टी की गुजरी है और एक नून लीग की गुजरी है। नून लीग के दौर में इस मुल्क में औसतन पेट्रोल 79 सेंट पर लीटर बेचा गया, और पीपल्स पार्टी के दौर में 88 सेंट पर लीटर बेचा गया। हमारा पेट्रोल आज भी 67 सेंट का एवरेज 3 साल हमने बेचा है। वजह यह है कि हम अपने अवाम को रिलीफ देना चाहते थे, हमने रिलीफ दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप ठीक है, ठीक है, आपने अगर सर अवाम को रिलीफ दिया है तो एक दफा जाके अवाम का रद्द-ए-अमल देख लें। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ तो नेपरा ने कह दिया जी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दे। अब जो एक महंगाई का नया तूफान आने वाला है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्टर्स अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। तो अगर आप इसको अवाम को रिलीफ कहते हैं तो एक दफा सर बाहर जाके अवाम से पूछ लीजिए कि हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है। देखिए, मैं आवाम से ही आया हूं और आवाम के पास ही जाता हूं। मैं पाबंद नहीं हूं कि आपका कैमरा कहाँ जाता है और मैंने कहाँ जाना है। मैं वहीं जाता हूं जहां पे आवाम में होता हूं सारा दिन, और आवाम को अपने मसाइल का, दुनिया के मसाइल का आवाम को पता है। इस मुल्क का 80 लाख बंदा बाहर है। इस मुल्क का सर हम अपना कैमरा कहीं नहीं लेके जाएंगे, जहां आप जाएंगे आप हमें साथ ले जाइएगा और उस आवाम से हम भी मिल लेंगे। खैर, थैंक यू सो मच। ये जो जवाब आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गरीब मुल्कों में भी पेट्रोल की वो कीमत नहीं है जो हम दे रहे हैं, मुझे तो समझ से बाहर है कि ये जवाब क्या इनफ है। आप बार बार बात कर रहे हैं कि आप अवाम से ही आए हैं, पता नहीं कौन सी अवाम के पास आप जाते हैं, और उल्टा इल्जाम ये हम पे लगा दिया जाता है कि हम पता नहीं कहाँ कैमरे लेके जाते हैं। तो हम आपको दावत देते हैं जिस अवाम के पास आप जाते हैं हमें भी वहां पर ले जाएं। और जो रिलीफ दी जा रही है, रोटी को सरकारी लिस्ट में से गायब कर दिया गया है, और इसके बाद दूध दही गोश्त के नर्ख पर जो है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जा रहा है। ये अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। तो हमारे पास अहम खबर है, उससे आपको आगाह करते चलते हैं जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर हबीबुल्ला आमिर का शहर की दोनों जेलों का दौरा, शहर की दोनों जेलें जो हैं उनका दौरा किया गया है। पेट्रोल महंगा हुआ और उसके बाद ये सिलसिला कल हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। बिजली की कीमत में इजाफे का तो कह ही दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगली खबर हम जो दूसरी डिस्कस करने वाले हैं, रोटी फिर सरकारी लिस्ट से गायब, दूध दही गोश्त के नर्ख पर फरोख्त चैलेंज बन गया। यानी जो नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं, जिसको सरकारी नर्ख कहा जाता है, उस पर फरोख्त करना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इरफान क्या कहेंगे? अना, इस रेट लिस्ट के मुताबिक तो सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही। मैं तो ये खबर पढ़ के परेशान हूँ कि आप इस खबर के अंदर लिखा जा रहा है कि जो रेट लिस्ट है उसमें 100 रुपये फी लीटर दूध होगा, और जो दही की कीमत है वो 120 रुपये। 100 रुपये पूरे लाहौर में मुझे किसी जगह पे जाके दिखा दें 100 रुपये अगर मिल रहा होगा दूध हो। जो इसमें जो ग्वाले हैं वो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो लोग आपको 100 रुपये का दूध दे रहे हैं वो लोग पाउडर का मिल्क दे रहे हैं, पाउडर वाला दूध दे रहे हैं, वो केमिकल वाला मिला दूध दे रहे हैं।
उनको चेक कोई नहीं करता। वो वहाँ पे वाकई ऐसा होता है, वहाँ पे आपको अगर वो कहेंगे 100 रुपये का आपको दूध दे रहे हैं तो 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री भी दे रहे होंगे लोग वो। लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर आपको दूध मिल रहा है और आपको यकीन है कि वहाँ पे दूध है, तो 100 रुपया किसी जगह पे भी नहीं है। ये मेरा खुला चैलेंज है, लाहौर में किसी जगह के ऊपर 100 रुपये किलो दूध नहीं है, 120 रुपये से कम किसी जगह पे नहीं है। दही की अगर बात की जाए तो दही भी 130-135 रुपये से कम किसी जगह पे रेट नहीं है। ये रेट जो सरकार दे रही है, इस रेट में ये तो लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। ये इसमें बीफ की कीमत 500 रुपये लिखी गई है। बीफ 550 रुपये 6 माह पहले बिक रहा था, अब तो ये 50 रुपये, जब ये चीज़ें सारी महंगी हुई हैं तो वो 600 रुपये से 650 या 650 रुपये पे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर इस्तेकाम रहता है तो जो रेट सरकार का निकलता है चिकन का रेट के ऊपर, वो वाकई हमें दुकानों के ऊपर नज़र आता है कि वाकई वो रेट मौजूद है। लेकिन ये बीफ का रेट, दूध का रेट, रोटी का रेट, रोटी किसी जगह के ऊपर भी अब आपको 6-8 रुपये नहीं मिल रही है, आपको हर जगह के ऊपर 10 रुपये की रोटी मिल रही है, 20 रुपये का नान मिल रहा है। इन चीज़ों को तो उस पर भी अब जवाब जो बताते हैं जी, नान रोटी बेचने वाले उन लोगों के जवाब भी बिल्कुल ठीक है। आप जब गैस उनकी महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, आटा उनसे महंगा है, उन्होंने अपनी दुकानों के किराए भी देने, उन्होंने बिजली के बिल भी देने, उन्होंने गैस के बिल भी देने हैं, फिर उनके पास जवाब मौजूद है। अच्छा जी, इल्ज़ाम लगाया चीमा साहब ने कि आप लोगों के कैमरे, आप लोग ये करते हैं वो करते हैं, ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ना चीमा साहब की तो खैर बात ही ना करें, उन्होंने तो नहीं, उन्होंने कहा ना हम अवाम को पूरी हुकूमत के यही काम है। नहीं, उनसे हमें ये कहना चाहिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने 4 रुपये इसका पेट्रोल बढ़ाया, आपको चाहिए था इसका 20 रुपये बढ़ाते, हम बहुत खुश होते आपके, हम जो आपको जोलियां उठा के दुआएं देते। क्योंकि आप कहने हैं कि बहुत ज्यादा गरीब मुल्कों में पेट्रोल के वो रेट नहीं जो हमने रखे, वो जिन मालिक की वो जिक्र करते हैं उनमें हमारी आमदन से जो डबल का फर्क है। अगर हमारा, मैं कल किसी जगह के ऊपर पढ़ रहा था कि 91 जो है डॉलर के हिसाब से शरह आमदनी हमारी आम आदमी की आ चुकी है, जो 2012 में थी, यानी कि हम 9 साल पीछे चले गए हैं। आप किस बात को रो रहे हैं? ये चीज़ें तो सिर्फ ऐसे ही लोगों को धोखा देने के लिए, या ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं कि हम उन लोगों की जॉब का हिस्सा है। ये जॉब के हिस्से के अलावा ना एक अंदर का ज़मीर भी तो होता है इंसान का, कि वो जो बात कर रहा है वो किस तरह अपना जस्टिफाई करेगा। तो हम अब देखिए जी, चलें पेट्रोल कोई कम डलवा लेगा, कहीं आना जाना कम कर देगा, क्या कोई रोटी, दूध, दही, गोश्त का इस्तेमाल भी चलें कम कर देंगे। बच्चों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोई अपना पेट जो है वो पालने के लिए जो है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ना। आपको वज़ीर आज़म की वो तकरीर याद है जिसके अंदर उन्होंने एक एक्सरे ला के ऐसे अवाम को दिखाया था, उसमें बताया था ये वो जहन है जो रोटी सही नहीं खाते, ये वो जहन है जो रोटी अच्छी खाते हैं। भाई आप सब लोगों को वो बयान भी याद होगा कि जब वो कहा जाता था कि कनाडा का वज़ीर आज़म जो साइकिल पे जाता है, बरतानिया का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है, अब ये पूरी कौम को साइकिल पे लेके आएंगे। पेट्रोल इस हद तक महंगा है, 128 रुपये लीटर पेट्रोल। एक आम आदमी के लिए ये कितना बड़ा इशू है, ये शायद इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा, इसके साथ और क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि रोटी अगर 10 रुपये की किसी को मिल रही है, मजदूर मुझे बात सुने जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, अगर उसने 4 रोटियां अपनी खा ली दिन में तो 40 उसके ये कि 100 रुपये का उसका सालन गया, 140 वो अपने ऊपर लगाएगा। वो बच्चों को क्या खिलाएगा, वो अपने क्या खाएगा, दिहाड़ी नहीं है, दिहाड़ी कैसे पूरी करेगा। ये चीज़ें इशूज जो है ये लोगों को एड्रेस हो ही नहीं पा रहे। शायद जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने ये मामला देखने हैं कि हमने महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है, हमने आवाम को किस तरह जो रिलीफ देना है, उन तक ये चीज़ें मुझे शायद ये मन तक समझ नहीं आई। कहते हैं कि जी आप पता नहीं किन लोगों के पास जाते हैं, तो सर जिन लोगों के पास आप जाते हैं हमें वहाँ अब किसी आप पीटीए के ऑफिस में जाके वहाँ से भी जाके अगर पूछ लेंगे तो आपको यही बताएगा कि भाई हमारा गुजारा मुश्किल हो चुका है। जब हमारे वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मेरा सैलरी के अंदर गुजारा मुश्किल है, तो एक आम आदमी जो गरीब आदमी जो 20-25 हज़ार रुपया या 30 हज़ार रुपया सैलरी ले रहा है, तो वो मुझे बताएं वो किस तरह उसको जो है वो मैनेज करेगा अपने अखराजात को, जब हमारे वज़ीर आज़म के अखराजात पूरे नहीं होते। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये देखनी होंगी, इन लोगों को भी देखनी होंगी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों ने किस तरह आवाम को रिलीफ देना है। ये चीज़ें अगर होंगी तो आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, आपने अपनी पॉलिटिक्स आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है। तो अगर इस तरह रहेंगे तो हालात और अब वक्त बहुत करीब है कि आपको आवाम के बारे में सोचना है। ना सोचा तो ये वक्त हाथ से निकल जाएगा। पेट्रोल महंगा हुआ, अशिया ज़रूरिया महंगी हुई और इसके बाद जी
बिजली एक बार फिर जो है वो 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा है, तो कल आपको ये भी खुशखबरी मिल जाएगी। तो बात बहुत आगे तक जाने वाली है, ये बात रुकने वाली नहीं है। हम हर रोज आपके साथ नाज़रीन अपडेट शेयर करते रहेंगे। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात होगी जी फास्ट ट्रैक मनपसंद अफराद के लिए मुख्तस कनेक्शन के लिए शहरी दरबदर हैं। सुई नॉर्दर्न का ये दोहरा मेयार है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अगर अब आपको बहुत जल्दी डबल फीस देने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी गैस का मीटर लगवा सके, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है जी? इसके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि किसी सियासी शख्सियत से आपका वास्ता होना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी कनेक्शन मिल जाए। सियासी शख्सियात की सिफारिश और अफसरान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पर कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। हेड ऑफिस से डिमांड नोटिस जारी होंगे। सुई नॉर्दर्न का ये दोहरा मयार है। फास्ट ट्रैक मनपसंद अफराद के लिए मुख्तस कनेक्शन के लिए आम शहरी बेचारे जो कि डबल फीस अर्जेंट फीस भी भर रहे हैं, वो बेचारे दरबदर हैं। इरफान क्या कहेंगे? ना देखें, इसमें अगर लोगों के किसी जगह के ऊपर जाके लग रहे हैं कनेक्शन, तो मैं समझता हूँ लोगों को लगवा लेने चाहिए। आप देखें, आप इसमें जो 2017 के लोगों ने डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए हैं, मुश्किल काम 2017 के डिमांड नोटिस, उनके अब हेड ऑफिस जो जारी कर रहा है कि यार ये सिफारशी हैं, ये सियासी किसी ने कहा, ये उनके किसी दोस्त ने कहा, ये हेड ऑफिस में किसी के बड़े ऑफिसर ने कहा है, उसके लगा दे, उस तरह उनके लग रहे हैं। इसमें भी अगर आप फास्ट ट्रैक देखें तो फास्ट ट्रैक में 6 माह कम से कम लगते हैं कि फास्ट ट्रैक में अगर आप डबल फीस जमा करवाएं, डिमांड नोटिस के पैसे भी जमा करवा दी हों, सारी चीज़ें करवा दी हों, उसके बाद 6 माह जो फास्ट ट्रैक के ऊपर आपके लगेंगे। लेकिन अगर रूटीन में आप लगवाना चाहें तो 2017 यानी कि 4 साल से आप लोगों के जो मीटर हैं वो नहीं लगा पा रहे। इन लोगों ने आपको पैसे देने हैं, लोगों ने अपने टैक्स के पैसे आपको जमा करवाने हैं। कनेक्शन जब लगेगा, अगर गैस वो इस्तेमाल करेंगे उसका बिल वो देना है उन्होंने, उसके साथ साथ टैक्सेस आपको जमा करवाने। उसके बावजूद इस इदारे का ये कमाल है कि ये आपको बताऊं, 2 सूरतें हैं। एक जो सिपरा साहब ने मेंशन किया है कि या तो किसी ऑफिसर या फिर किसी सियासी असर और रसूख वाले बंदे से के थ्रू आप जाएं तो आपका काम हो जाता है। अदरवाइज आप भारी भरकम पैसे जहां मर्जी दे दें और जो मर्जी काम करा लें। ये एक वतीरा बन गया महकमों का। ना बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और इस महकमे की अगर हम बात करें सुई गैस की, तो सुई गैस में देखें ये लोगों के लिए कितना बड़ा इशू है कि जो लोग अपने घर बनाते हैं, उन्होंने अगर घर के अंदर गैस लगवानी है, अब जिस तरह रोज़ ब रोज़ LPGs की कीमत बढ़ रही है, सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, तो इसमें अगर आपको कोई सस्ती गैस मिलनी है, हुकूमत को आपने पैसे उसके देने हैं, हुकूमत को आपने उसी गैस जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टैक्स भी आपने देना है। उसके बावजूद हुकूमत लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। 4-4 साल आप इसी चीज़ में गुजार देते हैं कि आप जो है वो आपके पास आपका टाइम नहीं है। अभी आप क्यू में रहें, जब आपका टाइम आएगा फिर आपको कनेक्शन लगा दिया जाएगा। इस हद तक लोगों को वहाँ पे ख्वार किया जाता है कि आप दफातर के चक्कर लगा लगा कर लोग भूल जाते हैं कि हमने कोई दरख्वास्त भी दी थी कि नहीं। इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। और अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे सिपरा साहब ने ये खबर दी है कि हेड ऑफिस से उनके डिमांड नोटिस जारी होने शुरू हो गए, जो जिसका काम है कि एक आपका जो सब ऑफिस है वहाँ से उनके डिमांड नोटिस जारी हों, वो रूटीन में जाके अपने पैसे जमा करवाएं बैंक में और जाके उनको डिमांड नोटिस ला के दे दें। उसके बाद वो क्यू में देखेंगे कि जब इनका लगना है। ये सिर्फ डिमांड नोटिस की हद तक नहीं होगा। जब हेड ऑफिस से आपका डिमांड नोटिस आएगा तो उसके बाद फौरी आपका कनेक्शन भी लगेगा। डेफिनेटली जो अगर डिमांड नोटिस अगर वो वहाँ से जमा करवा रहे हैं तो वो कनेक्शन भी लगवा के देंगे। तो इसके लिए लोगों को यही दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा अपना ऑफिसर्स को यही दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा लोगों के ऊपर रहम करें। जो लोग पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं। हाँ, किसी ने फ्री तो नहीं ना गैस। अच्छा इरफान, मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है, हमारे पास 3-4 मिनट ही रह गए। शहरी गैर महफूज हैं। रवा साल 1500 से ज्यादा बच्चे और खवातीन अगवा हुए हैं। बच्चों के अगवा के 498 मुकदमा दर्ज, मर्दों और लड़कियों के अगवा के 1092 वारदातें हुई, 50% से ज्यादा निपटा दिए गए हैं। क्यों ये हालात होते चले जा रहे हैं? ना ये हालात जो हैं हमारे बहुत वर्स्ट होते जा रहे हैं। आप देखें 500 के करीब बच्चे जो हैं रवा साल में, अभी 9 माह हुए हैं इस साल को, अभी 3 माह रहते हैं मुकम्मल होने में। 9 माह के दौरान 500 जहाँ पे बच्चे अगवा हो गए हों, 1000 के करीब जो खवातीन अगवा हो गई हों या मर्द उसमें भी शामिल हैं वो अगवा गए हों। और उसके साथ साथ खौफनाक चीज़ ये है कि अगवा बराए तवान के केसेस लाहौर में पिछले 3 से 4 साल के दौरान नहीं थे।
ये भी दोबारा शुरू हो गए और जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस कर नहीं पाई। लाहौर पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये 2 केसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी तक वर्किंग जारी है, उनको ट्रेस आउट नहीं किया गया। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो बच्चों के केसेस थे उसमें 50% केसेस निपटा दिए गए, या ख़वातीन के जो अगवा के केसेस थे उसकी जो वजूहात सामने आई वो भी अलार्मिंग है। वाकई इसमें पुलिस का कसूर नहीं है कि लोग अपने घरों से अगर भाग गए, उन्होंने FIR उनके पेरेंट्स ने करा दी, बुरसा ने करवा दी कि उनको अगवा कर लिया गया, लेकिन जब वो वापस आए तो इनसे पूछा गया तो वो अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि घरेलू हालात ऐसे थे, माँ बाप मारते थे, बच्चों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, उनको दुकानों में डाल दिया गया जहाँ पे चाइल्ड लेबर उनसे ली जाती थी, बच्चे वहाँ से भागे। इसके साथ साथ जो लोग मदारस में बच्चे पढ़ते थे या स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ पे टीचर्स उनके पेरेंट्स कह के आते थे कि इसकी हड्डियाँ हमारी होंगी, इसकी खाल जो है वो आपकी होगी। बच्चों को इतना टॉर्चर किया जाता था, इस वजह से वहाँ से बच्चे भागते रहे। ये 50% जो वापस पुलिस ने रिकवर किए, इसमें से मेजॉरिटी ऐसे थे जो मार से भागे थे, जो घरेलू हालात से तंग आके भागे थे, जो अपने पेरेंट्स के जो मेरे पास वक्त कम है, पुलिस की हिकमत अमली क्या है इस तरह के इश्यूज को लेकर? ये रेशो कम करने के लिए क्या पुलिस मुतहरिक है? ना ऐसी कोई सूरत हाल मुझे लग नहीं रही कि पुलिस इसके ऊपर आप कहें कि पुलिस बहुत एक्टिव है और पुलिस ने उसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई हो। कोई ऐसी हिकमत अमली ना हुकूमत की तरफ से बनाई जा रही है ना स्टेट की तरफ से बनाई जा रही है जो इसकी कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ के ऊपर काबू पाने के लिए कोई किसी किस्म का इदारा जो है इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा। वो सारी यानी आने वाले दिनों में हमें इन चीज़ों में मजीद इजाफा नजर आएगा। थैंक यू सो मच इरफान, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास अहम खबर है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब मुतहरिक नजर आ रहे हैं और इस दफ़ा उनकी नज़र पड़ गई है जी प्राइस कंट्रोल पर। तो अच्छा इकदाम उठाया जाएगा, शहरियों को इससे फ़ायदा होने जा रहा है। DC उमर शब्बीर। अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट है डेंगू के हवाले से। डेंगू के वार जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, शहरी शिकार होते चले जा रहे हैं, उस पर हुकूमती हिकमत अमली एक तरफ और ऑपोजिशन। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में डेंगू ने सर उठाया तो हिकमत अमली क्या थी, क्या गाइडलाइन होती हैं डेंगू पर काबू पाने की, वो हम शेयर करेंगे। हमारे मेहमान ख़ालिद सलमान रफ़ीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, हर रोज़ आपके साथ हम अपडेट शेयर करते हैं किस तरह से डेंगू के वार जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर इंतज़ामिया, हुकूमती हिकमत अमली, महकमा सेहत के इक़दाम हमें ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि डेंगू के केसेस 1-2 रिपोर्ट हुए और आज जो टोटल तादाद है मरीज़ों की 131 तक पहुँच चुकी है। अब हालात ये हैं कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के मरीज़ जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर हुकूमती हिकमत अमली हमें सिर्फ क्या नज़र आई, जो आपका फील्ड हॉस्पिटल कोरोना के वक्त में एक्सपो में बनाया गया था उसको कन्वर्ट किया जा रहा है डेंगू मरीज़ों के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है किस तरह से लोगों में अवेयरनेस दी जाएगी। हमने माजी की मिसालें बारहा दी कि किस तरह से टीमें मुतहरिक थीं, मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता था, डोर टू डोर सर्विलेंस की जाती थी, पुरानी इमारात, टायर शॉप्स, कब्रिस्तानों में जाकर, बुलंद इमारतें जितनी भी हैं घरों में जाकर इवन जो टीमें हैं वो सर्वेलेंस कर रही थी और जहां कहीं से भी डेंगू लार्वा बरामद हो रहा था FIR के अंदराज तक बात पहुंच चुकी थी। पहले लोगों को अवेयर किया गया, टाइम दिया गया, बताया गया कि किस तरह से आपने अपने घरों में जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, पानी कहीं जमा नहीं होने देना। उसके बाद ये स्टेप उठाया गया, वॉक्स का एहतमाम किया गया, सुबह सवेरे वॉक्स होती थी, क्लासेस में 0 पीरियड रखा गया, पंफलेट घरों में जैसे ही आप बाहर निकलते थे आपको गेट पे पंफलेट गिरे हुए नजर आते थे, बताया जाता था कि किस तरह से आपने अपने आप को डेंगू से महफूज रखना है। अभी देखें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उल्टा क्या किया जा रहा है, जो एक इकदाम उठाया गया वो फील्ड हॉस्पिटल को डेंगू पेशेंट के लिए मुंतखब किया जो है वो रखा जा रहा है कि वहाँ पर आपके डेंगू के मरीज़ लेकर आए जाएंगे। लेकिन अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में क्या इकदाम किए जा रहे हैं कोरोना की आड़ लेके कि कोविड के भी पेशेंट हैं। जब कोरोना ने सर उठाया तो आपके डेंगू वार्ड्स को कोरोना में बदल दिया गया और अब जो कोरोना के लिए मुख्तस किया गया था फील्ड हॉस्पिटल उसको कन्वर्ट किया जा रहा है डेंगू। मतलब ये क्या किया जा रहा है, अवाम को आपने किस तरह से बाखबर रखना है, अवाम को आपने किस तरह से मोहतात रखना है, सवाल ये पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक की जो अपडेट्स हमारे पास हैं आज की वो आप तक पहुंचा देते हैं जी। कोरोना के डेंगू के मरीज़ 131 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटे के दौरान।
शहर के अस्पतालों में डेंगू के 157 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। म्यो में 21, गंगाराम अस्पताल में 19, जिना में 15 सर्विसेज और डेंगू के मरीज जो हैं सर्विसेज में 14 हैं। डॉक्टर्स अस्पताल 11, जनरल में 10, फातिमा मेमोरियल शालीमार में 9 पेशेंट हैं। इत्तफाक हॉस्पिटल में 8, होलाब देवी 7, उमर हॉस्पिटल 6, फारूक अस्पताल 5, हमीद लतीफ़ अस्पताल में 5, घुरकी में डेंगू के 4 मरीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज हैं। चिल्ड्रन नवाज शरीफ अस्पताल डेंगू के 2 मरीज हैं। आदिल सेंट्रल पार्क अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज है। मियां मुंशी अस्पताल और इसी तरह शहर के दीगर अस्पतालों की भी एक लंबी लिस्ट है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई इलाका महफूज नहीं है। तो डेंगू सर्विलेंस किस इलाके में है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम 2-3 दिन से जब आपसे अपडेट शेयर कर रहे थे तो हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत अच्छी हिकमत अमली के साथ डेंगू पे हमने कंट्रोल भी देखा। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा सलमान रफीक साहब मौजूद है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप चूँकि सेहत के मामलात का बागौर जायज़ा ले चुके हैं और डेंगू पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली थी, शहबाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में जो टीम ने काम किया, उसकी मिसाल वाकई नहीं मिलती। और अब बहुत सारे लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं। डेंगू के मरीज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, हुकूमत हिकमत अमली पर क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी चंद दिन पहले एक मीडिया चैनल पर कहा था कि लाहौर में आउटब्रेक वाली सूरत बन चुकी है। 131 पेशेंट का मतलब है कि आउटब्रेक हो चुकी है, तो उसको एक तो वबा डिक्लेयर कर देना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए हकाइक से। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंटिव ही पहले तो स्टेप था। अस्पताल में कोरोना की वजह से ज़्यादा जगह कम है। जब आप फील्ड अस्पताल में जाएंगे तो उसकी अपनी इश्यूज़ हैं। तो जो नज़र आ रहा है कि अगले एक हफ्ते में अस्पताल में जगह कम हो जाएगी। दीगर एलिमेंट्स आपकी पहली कंप्रोमाइज़ हैं, यानी और जो लोग बीमारियों के आ रहे थे 2 साल से कोरोना से, ऑपरेशन भी डिलेज किए गए, OPDs भी बाज़ बंद की गई। वो ज़ाहिर मजबूरी थी गवर्नमेंट की। लेकिन अब कोरोना के साथ जब डेंगू का फैक्टर आएगा तो अस्पतालों में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, माहिरीन और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम बात भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए वजह यह है कि जो वायरस जाएगी अक्टूबर के एंड नवंबर की तरफ, तो हेमरेजिक के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ICUs में वेंटिलेटर चाहिए होगा, SDU के बेड चाहिए होंगे, वो आपको पहले नहीं मिल रहे क्योंकि कोरोना के वहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। तो चीज़ें ये इनको देखें असेसमेंट फरवरी में कर लेनी चाहिए थी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आला साहब पे है और मेरे पास सेहत पे है। और उसकी वजह ये है, कल मैं रात 2014 का बुकलेट पढ़ रहा था जिसको मैंने बार बार रिवाइज़ किया। उसमें एक एक महकमे का काम लिखा हुआ मौजूद है। सेंट्रल डेंगू कमेटी जो है उसको चेयर चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं और उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी है उसको चेयर मिनिस्टर हेल्थ करते हैं। मैं भी कैबिनेट कमेटी को चेयर करता था और 2012 से 2018 31 मई तक उस सारे काम को शहबाज साहब की क़यादत में मैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हम दोनों कर रहे थे। ख्वाजा इमरान साहब ने इसमें बड़ी मेहनत की। हमारा सबसे बड़ा यह कि पॉलिटिकल ऑनरशिप थी। और दूसरी बात यह है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में एक तो काम किया जाता था, टीमें पूरी थी शहर में, टीमों की तादाद कम कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो हुआ कि हर शहर में, पंजाब का, लाहौर में जितने भी शहर थे, और मैं फैसलाबाद का सुबह आपका 40 का चैनल देख रहा था, उसमें भी डेंगू के आ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब इस वक्त इस लपेट में है। KPK में आउटब्रेक हो चुकी है। इस्लामाबाद की सूरत बहुत वर्स्ट है, पिंडी की सूरत बहुत वर्स्ट है। तो हम अगर लाहौर की सिर्फ बात करें तो जो आपने फिगर्स कहे, फिगर से बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जो जनरल प्रैक्टिस हैं, GPs हैं, उनके पास भी पेशेंट्स आ रहे हैं। कल रात मैंने कुछ जगहों पर फ़ोन किया 42 पे, आज मैंने चूँकि आना था तो मैंने कहा कि मैं सर्वे अपने तौर पे कर लूँ, तो वो पेशेंट्स सिस्टम में नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि 131 से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, IT का सिस्टम मौजूद है, डैशबोर्ड मौजूद है। आप एक महल्ले में जब एक पेशेंट से ऊपर होता है, से तो कल जाहिद साहब ने खबर दी है, डाटा ही गायब कर दिया गया। ये अफसोस वाली बात यह है कि बल्कि मुझे ये भी पता लगा जो PCR किट्स हैं वो अस्पतालों में शॉर्ट हैं। कम से कम टेस्ट जानबूझ के किए जा रहे हैं। डेक्सन 40 जो इंजेक्शन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो सरकार ने इम्पोर्ट करना होता है। वो इम्पोर्ट किया था फरवरी मार्च में। ये ड्रिप है जो एक पेशेंट के ख़ास सिचुएशन में डॉक्टर उसके लिए तजवीज़ करता है, पर्टिकुलर फॉर डेंगू पेशेंट, वो शॉर्ट हो चुकी है। अब आप बताएं कि इस वक्त जब 15 दिन, महीना, 1.5 महीने में कैसे मंगवाएंगे, एयरलिफ्ट करवाएंगे। प्राइवेट अस्पताल को भी इन्होंने सप्लाई करना है और जो उनको तादाद दी गई है, आप हैरान होंगे, 1 या 2 ड्रिप दी गई है जो हर पेशेंट को डेली लगनी है। ये सूरत हाल की तरफ जब शहर जा रहा है तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। मैं इसमें जो तजवीज़ देना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहब इसको खुद लीड करें, प्रोफेसर साहब इसको प्रायोरिटी दें, डिपार्टमेंट इस पर काम करें। सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है इसमें लोकल गवर्नमेंट भी है, इसमें PHA भी है, इसमें वासा भी है, माहौलियात भी है, कोऑपरेटिव भी है, औकाफ भी है, सब महकमों का काम, स्पेशल ब्रांच है, PATB का बड़ा अहम रोल है। तो एंड्रॉइड कैमरे फील्ड में मौजूद हैं। ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, चाहे मिनिस्टर साहब बैठी हैं या CM बैठे हैं, ये सारी चीज़ को मॉनिटर करें, कितने एंड्रॉइड काम कर रहे हैं, कौन सा महकमा काम नहीं कर रहा, फील्ड इंस्पेक्टर्स का काम कर रहे हैं, टीमें भी। आप खुद जाएं, मुझे बताएं, मीडिया में आपको कहीं वज़ीर आला साहब
या मिनिस्टर साहब या कोई मिनिस्टर मुझे बताएं फील्ड में काम करते नजर आए? हम तो गलियों में ही फिरते थे अपने वर्कर्स के साथ। आपने ज़रा उनके साथ ज़ाहिर यकजहती करना है। जो आपके वर्कर्स खवातीन मर्द पूरा दिन काम करते हैं, तो आपको पूरे पंजाब समेत लाहौर के हर गलियों मोहल्लों में खुद जाना है। एमपीएम ने इसकी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, उस पर अपोजिशन को भी शामिल करें। यूसीस की सतह पर देखा आपने अपनी टीमें मुतहर्रिक बिल्कुल यूसी की सतह पे यूसी है, फिर तहसील है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर सूबा है। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, यही उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है जिसमें यूसी लेवल तक चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन बात है कि पॉलिटिकल ऑनरशिप होगी, स्टाफ दिया जाएगा, डिपार्टमेंट को वसाइल दिए जाएंगे। अब जो इंसेक्टिसाइड है वो अब लोकल यूज करते हैं, हम उसको WHO अप्रूव इम्पोर्ट किया करते थे, उसका माहौलियात पे बड़ा एक असर अच्छा और बेहतर पड़ सकता है। तो ये सब काम इनको करने चाहिए थे। अब सूरत हाल है कि अभी भी उनकी वो स्पीड नजर नहीं आ रही। आउटब्रेक हो गई है शहर में, तो आप मुझे बताइए क्या बहुत ज्यादा काम होता नजर आ रहा है? स्टाफ नजर आ रहा है, स्टाफ रिक्रूट करेंगे और भाई मौसम खत्म होने पर जा रहा है, 15-20 नवंबर को तो वैसे ही सीजन खत्म होने को चला जाएगा। और डेली जो 131 पेशेंट है, इसका मतलब कि अस्पतालों में दर्जनों पेशेंट रोज आएंगे। इसका मतलब है अगला हफ्ता फिर 8-10 दिन के बाद तो फिर सैकड़ों की तादाद में पेशेंट बढ़ जाएंगे। तो ये 40-45 दिन गुजारने बहुत मुश्किल है। जो इनका काम जा रहा है, अल्लाह ना करे चीजें अमवात की तरफ भी जो है वो क्या आपने बहुत बड़ी टीम बना रखी थी? जो हमने देखा सर्वेलेंस भी कर रही थी, मीटिंग्स भी हो रही थी, अस्पतालों में भी आप लोग खुद देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि चीफ मिनिस्टर और हम पहली बात है बहुत मुतहर्रिक थे। हम 18-20 घंटे सीजन में काम करते थे और रात को डिपार्टमेंट्स के बाकी कामों के बाद हम भी डाटा असेसमेंट में भी खुद बैठ जाते थे। यानी टेक्निकल जो एडवाइजरी ग्रुप था जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट बैठते थे, एब्डोमोलॉजिस्ट बैठते थे, डॉक्टर्स बैठते थे, उनके साथ डाटा खुद एनालाइज करते थे। हमें इतनी काम की समझ आ गई थी क्योंकि डैशबोर्ड में जियो टैग है। अब लाहौर का कोई इलाका अगर 2 पेशेंट्स आ गए हैं तो सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, पता लग जाएगा आपको यहाँ पे आउटब्रेक की सूरत बन रही है। तो आप रेड यूनियन काउंसिल जो है जहाँ पे पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है, कुछ अमले को वहाँ थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे। ये आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, जो डेली रात को स्ट्रेटजी बनती है और सुबह आप उस पर अमल करते हैं। लेकिन जब आप काम ही नहीं करेंगे, सिर्फ मीटिंग्स करेंगे और मीटिंग में भी किसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और खुद ही आप बोलते रहेंगे, तजावीज़ नहीं लेंगे माहिरीन से, तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो नतीजा निकल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कितना ज़रूरी है, जिस तरह से तशहीरी मुहिम प्रॉपर चलाई जाती थी, पम्फलेट तकसीम किए जा रहे थे, शहर में बैनर्स लगाए जा रहे थे, क्या ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं? बहुत करती हैं, क्योंकि आप देखें आप कितना अमला लगा लेंगे, आप 5,000, 8,000, 10,000, एक 1.25 करोड़ का शहर है, उसमें तो लोगों को शामिल ही करना पड़ेगा। कम्युनिटी को आपको इन्वॉल्व जब तक नहीं करेंगे, घरों में जो खवातीन है उनको एक पूरा फॉर्म मौजूद है, जो खवातीन मर्द घरों में जाते हैं वो पूरी चेक लिस्ट है। रूम कूलर की क्या सूरत हाल है, क्या छत पर टायर तो नहीं पड़े? देखिए बारिशें हो रही हैं, बारिश कल भी हुई है, बारिश फिर फोरकास्ट है कि अगले 1-2 दिन में फिर, अच्छा बारिश जब तक होगी ना उसका इम्पैक्ट आता रहेगा। और बारिशें अक्टूबर में नजर आ रही हैं। जब बारिशें नजर आ रही हैं तो आपको एक अलर्ट भी करना पड़ेगा। लोगों को जब तक शामिल नहीं करेंगे, सेमिनार्स नहीं करेंगे, तालीमी इदारों में नहीं जाएंगे, फैक्ट्रीज में नहीं जाएंगे, आप गोदाम्स में नहीं जाएंगे, आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर को एक्टिवेट करें, औकाफ को एक्टिवेट करें, मज़ारों पे उर्स चल रहा है दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का, तो ये सब चीज़ें थी। 40वां भी गुजरा है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का, इस पर तो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये चीज़ें लिखी लिखाई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उस पर अमल करने की जरूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम तासुर होता है, एक दूसरे पर डाल दिया जाता है। महकमा सेहत कहता है जी हमारे इंतजाम मुकम्मल है, इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है, और इंतजामिया की जानिब से टीमें जाके चेक एंड बैलेंस नहीं रख रही हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन ही ज़रूरी है। बहुत आपने एक अहम सवाल किया। डेंगी ने हमें जो लर्निंग लेसन कि जब तक तमाम महकमे एक छत के नीचे मिलकर काम ना करें, आप काम नहीं कर सकते। तो जो आपने बात की है, वो जो कैबिनेट कमेटी है और जो एक सेंट्रल कमेटी CM की, तमाम वज़रा, तमाम सेक्रेटरीज जो मुतलके हैं वो उसके मेंबर्स हैं। तो हर हफ्ते आपने जब बैठे वहाँ पे 1-2 घंटे जो डिस्कशन आपने करनी है, फिर उसकी सब मीटिंग्स करनी, वो यही तो करना है। पॉलिटिकल लोगों का काम क्या है, वज़रा का या CM का, आपने एक ब्रिज बनना है मुख्तलिफ महकमों के दरमियान, वासा, PHA। अब मैं बताऊँ आपको, वाटर बॉडीज जितनी लाहौर की हैं, वहाँ पे आपको कहीं नजर आ रही है मछलियाँ। हम फिशरीज वालों से काम कराते थे, उनकी ग्रोथ कराते थे, वो भी लार्वा खाती थी। अब वाटर बॉडीज में भी तो उसके निज़ाम को भी चलाना है ना। पानी की जो झीलें हैं लाहौर में, पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों पे, वो एक एक चीज़ रजिस्टर है, सारे हॉटस्पॉट रजिस्टर्स हैं, टायर शॉप्स, गोदाम्स, जहाँ जहाँ पानी खड़ा हो सकता है वो सब डैशबोर्ड में मौजूद है। लेकिन आप उसको मॉनिटर करेंगे, सर्विलेंस करेंगे, टीमें जाएंगी, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मीडिया को इन्वॉल्व करें। आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, उनसे 5-5 दाद, ये चीज़ तो देखिए फरवरी में इनको काम करना चाहिए था। अब सूरत इनको ये है, दिन रात काम करना चाहिए। अपोजिशन को इन्वॉल्व करें, MP को इन्वॉल्व करें। अब लोकल बॉडीज आप सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बावजूद आप बहाल नहीं कर रहे। अब चेयरमैन काउंसिल्स होते हैं अपने इलाकों में,
उनको एक्टिवेट कर दिया जाता, वो टीमों के साथ लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। आप 5-10-15% अमला होता है, 80-90% तो पब्लिक है जिसको आपने इन्वॉल्व करना है। और अगर फिर कहीं से लार्वा निकलता है कमर्शियल जगह से बिलखसूस, तो उस पर FIR देनी चाहिए। आप जब तक FIR नहीं देंगे, सख्ती नहीं करेंगे, वो एक मैसेज नहीं जाएगा। तो ये एक मजबूत सिस्टम पहले से मौजूद है, लेकिन उसको पॉलिटिकल ऑनरशिप की जरूरत है। अच्छा, सीनियर डॉक्टर्स की टीमें भी आपके साथ ऑन बोर्ड थी। लोगों को ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेंगू एक्चुअली जानलेवा है। अब हमारे यहाँ लोगों का अगर हम एक आम तासुर देखें, क्या होता है, कोरोना से पहले बहुत खौफ था, अब थोड़ा सा लोग रिलैक्स हो गए हैं। डेंगू से क्योंकि हम निमट चुके हैं, तो लोग एज सच इसको एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन माहिरीन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर बर वक्त इलाज ना हो तो खुदा न खास्ता डेंगू जानलेवा हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। दुनिया में जो डेंगू है, इसकी 1% अल्लाह ना करे मर्टेलिटी तो है कि खुदा ना खास्ता 100 पेशेंट्स में एक की अल्लाह ना करे डेथ हो सकती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। फौरी तौर पे जब ऐसे सिम्टम आए, जो ज़ारा मीडिया उस पर बार बार इस वक्त बात कर रहा है, अस्पताल से रजू करें। अस्पतालों में जो सीनियर प्रोफेसर हैं उन्हीं की निगरानी होनी चाहिए। आगे फिर SR मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, और 24 घंटे इनको शिफ्ट पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो उससे 131 का फिगर आपने किया, ये 5-7 दिन पहले 80-90 60-70 80-90 पे था, तो एकदम ये बढ़ गया 131। तो ये 131 से ग्राफ जो है अगर इस तरह जाना शुरू हो गया तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। डेली मीटिंग्स करें, ये वीकली वीकली वाला काम नहीं है। और एक वॉर हाउस अपना बनाएं जहाँ पे सारा कंट्रोल सिस्टम हो, हर चीज़ को, हर महकमे को, सेक्रेटरीज बुज़रा को, और ये बुज़दार साहब को खुद करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने खुद ना किया तो मैं बताऊं चीज़ें और खराबी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, तो ये कुछ तजावीज़ हैं जो कि खालिद सलमान रफ़ी की जानिब से पेश की गई हैं, क्योंकि अपने दौर में इन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से, और हमने देखा तरक्की याफ्ता ममालिक ने मिसाल दी कि पाकिस्तान ने किस तरह से अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अच्छे तरीके से बरवक्त कार्रवाइयाँ करके डेंगू को कंट्रोल किया है। तो ये तमाम वो तजावीज़ हैं जो कि खालिद साहब ने दी हैं, और अगर इस पर अमल, खालिद साहब अगर आपकी खिदमात मांगी जाए तो आप लोग हाजिर हैं? मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ। मैं जेल में था, उस वक्त भी मैंने अपनी खिदमात हाजिर की थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, मैं आपको गुजारिश करूँ, राय देना काफ़ी नहीं है, राय पे अमल किसने करना है, राय को अमल कराते हुए लीड किसने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ेगा। फिर मैं कहूँगा पॉलिटिकल ऑनरशिप बहुत ज़रूरी है मिनिस्टर साहबा को, और मिनिस्टर साहब अकेले नहीं कर सकें। कोई स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, होम डिपार्टमेंट है, वो उनके अंडर नहीं है। फिर फेडरल महकमे को नहीं शामिल किए गए। रेलवे का नुमाइंदा हमारे पास आता था, हमारे पास सुई गैस का भाई, वो भी तो अदारे लाहौर में काम कर रहे हैं ना। मच्छर नहीं, ये थोड़ी पूछना है ये वफाक है या सूबा है। अब DHA में क्यों आउटब्रेक हुआ? क्योंकि DHA के पास अपना अमला नहीं है। हमने उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लाहौर से बंदे भर्ती करके दिए हुए थे, जो DHA के घरों में जाके लार्वा सेटिंग करते थे, स्वीपिंग करते थे। आपको कहीं फॉगिंग नजर आ रही है? मुझे बताइए। IRS करते कहीं नजर आ रहा है? टीमें मुझे बताएं गली मोहल्लों में नजर आ रही हैं, वो आनी चाहिए ना। तो अब तक अगर ये ही नहीं कर सके तो मुझे बताएं 30-40 दिन में क्या करेंगे? तो ये चीजें तो वर्स्ट होने की तरफ जाएंगी। और अल्लाह ताला रहम करे, हमें तो ये हालात नजर आ रहे हैं कि जब पानी सर से गुजर जाएगा उसके बाद सारे महकमे, सब लोग, महकमा सेहत के आला हुकाम जो सो रहे हैं वो तब जागेंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ज़रूर अपने घरों में जो जो SOPs आपको डेंगू के हवाले से बताए जाते हैं, नई चीज़ें नहीं हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, पानी कहीं जमा ना होने दे, साफ़ पानी, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। महंगाई पे सर आपका एक कमेंट चाहिए। मौजूदा हालात, पेट्रोल रिसेंटली बढ़ा, इस पर कहा जा रहा है कि जी आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमती सतह के जितने भी लोग हैं वो ये हमें इत्मीनान दिला रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक, गरीब ममालिक, उनसे भी अभी भी हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम हैं, तो हम रिलीफ दे रहे हैं। क्या वाकई इसको आवाम को रिलीफ देना कहा जाता है? नहीं, ये तो बड़ा जुल्म लोगों के साथ किया जा रहा है। आप देखें, पेट्रोल हर महीने 15 दिन में बढ़ा दिया जाता है, और इस पर मीडिया के चैनल्स ने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, और उन्हें कंपैरिजन करके बताया कि दुनिया किन किन मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है, पाकिस्तान में बाकियों की निस्बत महंगा है। और ये वही बातें जो आप कंटेनर पे किया करते थे, इसका मतलब कि आपके फिर कॉलोफिल में तजाद है, या आप उस वक्त गलत थे या फिर आज गलत हैं। तो पेट्रोल बढ़ता है, तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। उस सूरत में जब कोरोना चल रहा है, डेंगू चल रहा है, तो उसमें जब आप महंगाई का बम भी लोगों पे गिराएंगे, अब बिजली बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। IMF के साथ उतने वाद वईद करें जितना लोगों की बर्दाश्त में वो खत्म हो गई है। गरीब आदमी जो गरीब तर हो गया, हर जो था बंदा, चाहे मिडॉकर था, वो लोअर मिडॉकर, पुअर ऑफ द पुअर हो गया। तो जब ऐसी सूरत बनती है तो माशरे खुदा ना खासा खराबी की तरफ जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मेहरबानी करे। हाँ, इन्होंने करनी कोई नहीं है, लेकिन हम इनको ज़्यादा समझा ही सकते हैं, कह ही सकते हैं। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि पब्लिक से कि थोड़ा सा अब उनको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो टीम उनके घरों में आए, उनको एक तो घर में काम करने दें, अपने घर की छतों को, कबाड़ खानों को, जहाँ थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो सकता है
उसको मेरे ख्याल लोगों को जिम्मेदारी अपनी खुद अदा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिम्मेदारी है जिससे आप चाहे डेंगू के हैं चाहे कोविड के हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारे पास अहम खबर है जिसका मुझे कहा जा रहा है, तो वो अहम खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर हमारे पास क्या है जी, आपको अपडेट करें। सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी कानून का 72वां इजलास हुआ है और विफाकी वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने इजलास में शिरकत की है। मुख्तलिफ महकमों के 13 एजेंडा अमूर। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। थाना कल्चर में तब्दीली के बड़े बड़े दावे हमने सुने और इन दावों को लेते हुए सीसीपीओ साहब ने ये कहा कि जी एक ऐसी फोर्स लेकर आई जाएगी, ऐसे लोग भर्ती किए जाएंगे जो कि आवाम की दादरसी कर सकें, आवाम को अच्छी तरह से गाइड कर सकें। तो ऐसे में कम्युनिटी गाइड का क़याम अमल में लाया गया। सीसीपीओ लाहौर के हुक्म पर शहर के तमाम थानों में कम्युनिटी गाइड्स तैनात कर दिए गए। इस हवाले से प्रॉपर एक तकरीब सजाई गई। गुलाम महमूद डोगर साहब का ये कहना था कि शहरियों को थानों में अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया जाएगा, तो इसके लिए कम्युनिटी गाइड्स जो हैं उनको लेकर आया गया। अब ये कम्युनिटी गाइड्स जो हैं ये किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बताऊं, मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है कि थानों में कम्युनिटी गाइड्स हैं जो कि आवाम की दादरसी करते हैं। आम तौर पर जो लोग थानों में जाते हैं उनको भी नहीं पता कि कम्युनिटी गाइड्स वहाँ पर तैनात किए गए हैं, उनके लिए तैनात किए गए हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको सहूलियात वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए। लोगों के हमेशा से हमने ऐसे तासुरात सुने हैं कि थाने में कोई उनके साथ अगर चले जाओ तो सही तरीके से बात करने को तैयार नहीं होता। अब ये कम्युनिटी गाइड्स क्या रोल प्ले करने वाले हैं, लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई परेशानी हो जाती है, किसी भी सूरत में आप थाने जाते हैं, तो कम्युनिटी गाइड किस तरह से आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लोगों को इस बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनको आप लोगों के लिए ही रखा गया है। बहुत सारे बुजुर्ग शहरी हम देख रहे हैं, बहुत सारी खवातीन हम देखते हैं परेशान, बच्चे परेशान नज़र आते, किसी भी परेशानी में थानों का रुख करते हैं, तो वहाँ पर क्या इनके लिए प्रॉपर जगह है, जाके आप किस तरह से कम्युनिटी गाइड से मुलाकात कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कम्युनिटी गाइड्स में से ही वो लोग मौजूद हैं जो कि आवाम की खिदमत पर मामूर हैं। ऑफिसर्स मौजूद हैं। आलम शेर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अबरार खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जी, आलम शेर साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कम्युनिटी गाइड असल में जो लेकर आएगा इसका मकसद क्या था? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, कब से आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? बेसिकली ये हमारा वर्क स्टार्ट हुआ है 6 मंथ से। अच्छा जी। हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। कम्युनिटी गाइड इवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं थानों में। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं, तो क्यों लोगों को पहले नहीं बताया गया कि उनके हमने भले के लिए, उनको गाइडेंस फराहम करने के लिए एक स्पेशल सेगमेंट रखा है जो लोग जाकर उनसे रब्ता कर सकते हैं? जी, एक तो हमारा जो प्रोजेक्शन थी वो थोड़ी आस्था थी। स्टार्टिंग में हमने जब काम शुरू किया वब हमारे पास 1 मंथ में तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग आते थे, लेकिन रिसेंटली जो करंट मंथ गुजरा है इसमें हमारे पास 10,000 लोग जो कम्युनिटी गाइड ने सर्व किए हैं ओवरऑल 84 थानों में पूरे लाहौर में। तो फिगर ऊपर जा रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में लोग कम्युनिटी गाइड पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे। अच्छा जी, कम्युनिटी गाइड्स का रोल क्या है ये बता दीजिए। देखिए, कम्युनिटी गाइड का रोल ऐसा ही है जिस तरह आपने कहा कि कुछ हमारी बहनें, ख़वातीन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो परेशान होते हैं। आपने एक और चीज़ मेंशन की कि लोग सुनते हैं कि थानों में सही तरह से बिहेव नहीं किया जाता, तो हम एक उस चेंज की निशानी है। ये सीसीपीओ साहब गुलाम महमूद डोगर का वो वादा है जिसको उन्होंने यकीनन एक रियलिटी में बदल दिया है कि आवाम को थानों के अंदर इज्जत के साथ उनसे बात की जाएगी, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने मामलात शेयर करके उसी दिन फौरी तौर पर उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। हमारा काम थाने के गेट से शुरू होता है। हम गेट पे देखते हैं कौन सा ऐसा शख्स, कौन सी ऐसी हमारी बहन है जो अंदर आने से घबरा रही, डर रही, हम खुद उनके पास गेट से बाहर जाते हैं, उनको अंदर लेकर आते हैं, उनको चाय पानी ऑफर की जाती है, उनका प्रॉब्लम सुन के सोल्यूशन एट द वेरी सेम डे उनको प्रोवाइड किया। अच्छा, थाना कल्चर में तब्दीली की बात की जाती है और इन दावों के बावजूद हमने थानों के हालात के देखे, तो ये जो कम्युनिटी गाइड भर्ती किए गए हैं, क्या इनकी पर्सनैलिटी वो जो आम तासुर पुलिस का है उससे डिफरेंट है?
देखिए इसमें हमने पूरा एक 180 डिग्री टर्न लिया। इसको जब हमने कम्युनिटी गाइड्स को चूज़ किया, इसका एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म था। इनकी वोटिंग करवाई गई एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू कि कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत खूबसूरत है, जिनके बोलने का अंदाज नरम है, इनको चूज़ किया गया। प्रॉपर एक ट्रेनिंग हुई, एक प्रॉपर वर्कशॉप्स हमें दी गई। उसके बाद थानों में पॉइंट किया गया, रिसर्च बेस्ड काम किया गया कि किन पीक आवर्स में लोग आते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है। जैसे कि आलम शेर ने बताया कि शुरू में हमारे पास लोग कम आ रहे थे, अब मैम एक स्टॉर्म ऑफ हमारे पास फीडबैक है, स्पेशली जो हमारे गरीब तबकात है जिनको लिखना नहीं आता है, जिनकी एप्लीकेशन हम खुद लिखते हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, उनको अब स्टाम्प फरोश के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम उनकी एप्लीकेशन खुद लिखते हैं, हम उनको मदद प्रोवाइड करते हैं। किसी भी किस्म की उनको हेल्प चाहिए पुलिस रिलेटेड मामलों में, उनको ना सिफारिश की ज़रूरत है ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। ये सिफारिशी कल्चर को ख़त्म कर दिया कम्युनिटी गाइड्स। अच्छा जी, मुझे कम्युनिटी गाइड्स के रोल की जहाँ पे मैं बात करूँ, ये बताइएगा, लोग आमतौर पर आते हैं और थानों से तो हमें यही शिकायतें मिलती हैं कि कोई बात सुनने वाला नहीं होता। किस तरह से आपका रोल होता है? क्या उनका पूरा मसला सुना जाता है, फिर उनको आगे रिकमेंड किया जाता है मुतल्लिका ब्रांचेस? कम्युनिटी गाइड जो है ना वो वर्क कर रहे हैं 3 PIs में। उनमें पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, पब्लिक ट्रस्ट है, और थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी कोई हमारे पास आता है कंप्लेनेंट, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बिठाते हैं, पानी शानी पूछते हैं उनसे बिहेवियर एक इस तरह का फ्रेंडली बिहेवियर होता है कि वो जो भी बात उनकी होती है वो बड़ी ईजिली हमें डिस्कस करते हैं हमारे साथ। का रुख करता है डेफिनेटली दर्द के, और वहां पर जब आपकी बात आराम से सुनने वाला कोई आपको मिल जाए, आपकी आधी परेशानी उस बिल्कुल डेफिनेटली यही हमारा मेन मकसद है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने में सबसे पहले उन्हें रिलीफ दिया जाए, ताकि उन्हें पुलिस पे ट्रस्ट हो कि ये पुलिस हमारा काम करेगी, और इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर हम पूरा थ्रू आउट वर्क करते हैं। और जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम उस केस को उसको ख़त्म नहीं करते। और उसमें सबसे बेहतरीन ये है, हम आजकल जो कम्युनिटी गाइड का जो मेन फोकस जा रहा है वो जा रहा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ है। उसमें कई ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिनमें FIR या मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह एक हस्बैंड और वाइफ का इशू आ जाता है, चंद छोटी सी बातों पे तलखलीश होती है, जब उन्हें बैठाया जाता है, बात की जाती है, तो वो डिस्प्यूट बड़ा इजीली वो सॉल्व हो जाता है और बड़े अच्छे रिव्यूज़ के साथ जाते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक फादर और सन का मसला आया। बेटे ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था और बड़ी बदतमीजी की थी। जब मैंने दोनों को बुलाया, थाने में बैठाया, लिटरली दे बोथ आर क्राइंग, वो रोना शुरू हो गए। आपस में उन्होंने गले मिले और बड़े अच्छे रिव्यूज़ के साथ मिल के गए, और बेटे ने कहा कि आइंदा के बाद मैं बाप से कभी बदतमीजी नहीं करूँगा। तो ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ बहुत बड़ा CCPO साहब का स्टेप है। चलिए, ये तो एक हमें नया ही चेहरा पुलिस का नज़र आया, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आगे बढ़ के इस तरह से जो है हमारे अहलकार अपना किरदार अदा करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लोग आके क्या कहें, परेशान है, अगर कोई थाने में आ रहा है तो सबसे पहले क्या कम्युनिटी गाइड से हमने मुलाकात करनी है, क्योंकि आम तौर पर जो ऑफिसर्स हैं उनके रवैये से तो शहरी इतने परेशान होते हैं कि वो तंग आ जाते हैं। तो क्या इसका तरीक़ेकार है? क्या आप लोग खुद ही गेट पे मौजूद होते हैं लोगों को रिसीव करने के लिए, या स्पेशल कोई आप लोगों की सीट्स जो हैं ऑफिसेज बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आपसे आके पहले रब्ता करें? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा, कम्युनिटी गाइड जो है, मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि हम आपके नुमाइंदे हैं थाने के अंदर, हम थाने के नुमाइंदे नहीं हैं। ठीक है, हम आवाम के नुमाइंदे, हम उनके लिए वहाँ पे बैठे हैं। अब आवाम में से कोई भी शख्स अगर थाने पे आता है तो हमारे डेस्क गेट के बिल्कुल सामने है। ठीक है, हमारा SOP में ये शामिल है और कि 24 आवर आप लोग ड्यूटी पर मौजूद हम लोग ये टाइमिंग रिसर्च बेस्ड है, दोपहर 12 से लेकर रात 10 से 11 बजे तक हम मौजूद हैं। ठीक है, पीक आवर्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि गेट के बाहर जो लोग परेशान हमें जैसे ही नजर आते हैं कि अंदर आने से हिचकिचा रहे हैं, हम फौरी उनके पास खुद चले जाते हैं, हम उनको थाने के अंदर लेकर आते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। और जैसे आपने कहा कि अभी आलम ने डिस्कस किया कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की हमारे पास आ गई है। जैसे कि कोई लोग आते हैं, उनकी लड़ाई गली मोहल्लों की लड़ाई होती है, जिसके ऊपर नाजायज़ तौर पे कई दफ़ा होता है कि वो आपस में ज़्यादा सालों तक लड़ लेते हैं, उन पे FIRs हो जाती हैं, थाने कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हम बजाय कि उनको एक लेंथी प्रोसेस के थ्रू गुजारें, हम वहीं पर उनको बिठा के उनके मामला को हल कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों की खिदमत क्या सिर्फ थानों तक महदूद है? क्योंकि समटाइम कोई घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई वारदात हो जाए तो 15 पर कॉल की जाती है, तो उस पर भी क्या कोई एक्टिव रोल आप लोगों का है? देखिए, उसके अंदर ये है कि मिसाल के तौर पे अगर 15 की कॉल होती है लड़ाई झगड़े की, तो वो थाने लेकर आते हैं। ठीक है, और थाने में जैसे ही वो एंटर होते हैं हमारा रोल शुरू हो जाता है। ठीक है,
चाहे उनकी बाहर की लड़ाई है चाहे थाने के अंदर की लड़ाई है, हम उसको सॉल्व करने के लिए उनके साथ बैठ जाते हैं एक फैमिली मेम्बर की तरह। क्योंकि हम एक दफ़ा फिर इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि हम अवाम के नुमाइंदे, अवाम के लिए थाने में बैठे हैं, हम थाने का काम करने के लिए थाने में नहीं बैठे। ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों की ट्रेनिंग जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं उन लोगों से किस तरह से मुख्तलिफ है? क्या वाकई उनसे जो है वो बिहेवियर चेंज और जो एक वो इम्पैक्ट पुलिस का था उसको ख़त्म करने के लिए भर्ती किया गया है आप लोगों को? जब हमें अपॉइंट किया गया था तो हमें लाहौर के तमाम थानों में से ना एक सीक्रेट बैलेटिंग हुई थी जिसमें तमाम पुलिस ऑफिसर्स और तमाम मुलाजमीन जो थानों के हैं उनसे हमारे बारे में राय ली गई थी, जिनमें 3 कैटेगरी थी। एक हमारा पोलाइट बिहेवियर, हमारा ईमानदारी, और थर्ड वन जो थी हमारी कमिटमेंट वर्क के साथ। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आए थे उन लोगों को सिलेक्ट किया गया, फिर उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हुई जो 2 to 3 वीक्स कंटिन्यू पुलिस किला गुजर सिंह में। तो उसके बाद हमें अपॉइंट किया गया जिस पे फिर हमें उसकी गाइडलाइन दी गई कि आपने इसके मुताबिक काम करना है, उसके मुताबिक फिर हम लोगों को सर्व करना है। हमारा बेसिक जो एम है वो लोगों को सर्व करना, इन एनी मैटर, इन एनी केस वी आर हेयर टू सर्व पब्लिक। अच्छा जी, केस किसी भी नौयत का हो जो आप लोगों की खिदमत हैं वो हाजिर रहती हैं? बिल्कुल। चाहे आपकी चोरी डकैती की वारदातें हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, इस किसी भी किस्म की अगर किसी को परेशानी है तो सबसे पहले जो पुलिस के आप लोगों के लोग भर्ती किए गए हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं लोग? बिल्कुल। देखें, इसमें बेशक आपको अपनी FIR की कॉपी चाहिए, आपको एप्लीकेशन लिखवानी है। अगर आपको ऑपरेशन से रिलेटेड कोई मामला है, हम हाजिर हैं। आपको SHO से मिलना है, हम हाजिर हैं। आपको अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना है, आपका कम्युनिटी गाइड हाजिर है। आपको इन्वेस्टिगेशन के मामलात में कोई हेल्प चाहिए, आपका कम्युनिटी गाइड हाजिर है। हम आपको इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के पास विदिन 5 to 10 मिनट्स लेके जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो आवाम हमें अच्छा फीडबैक दे रही है वो ये कि पुलिस और अवाम के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप था, हमने उसको ब्रिज कर दिया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अनासर भी मिल जाते हैं जहाँ कहीं पर किसी को इंसाफ की फरहमी मुश्किल हो जाती है, आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, क्या इस पे भी आप लोगों की हेल्प करते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं एक दूसरे पुलिस एहलकार जो हैं वो खुद अपने पेटी भाइयों को बचा रहे होते हैं, तो आप लोगों की जॉब थोड़ी डिफरेंट है, आप लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए? देखिए, ये बड़ा एक अहम सवाल है। इसके अंदर चेंज ये है कि हम डायरेक्टली CCPO साहब के अंडर हैं। ठीक है, हम थाने के अंदर किसी SHO साहबान या अपने DSP साहबान या SP साहबान के अंडर नहीं है। हमारी डेली बेसिस पे कॉरस्पॉन्डिंग होती है, हम अपना डेली डाटा जो है CCPO ऑफिस को कन्वे करते हैं। उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि हमने फ़लाँ शख्स की हेल्प की, इस नौयत की हेल्प की, इस वक्त पे हेल्प की। ये एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्च बेस और डाटा बेस काम चल रहा है जो कि पहले पंजाब पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में कभी नहीं हुआ। ये फॉर द फर्स्ट टाइम CCPO साहब ने इनिशिएटिव लिया है और इसके अंदर जो हमें अवामी फीडबैक आ रहा है कि लोग वापस आकर खुद थानों में हमें दुआएं देके जाते हैं। चले जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखने वालों को मैसेज क्या होगा आलमशेर साहब आपका? हमारा ये मैसेज है जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं कि आपको किसी किस्म से कोई भी रिलेटेड इशू है, पेटी इश्यूज़ हैं, आपने फौरी तौर पर थाने में, और किसी से भी नहीं घबराना आपने, बिल्कुल भी। आपके इसी तरह है कि जैसे आपके बड़े भाई, आपकी बड़े भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। आपको कोई भी इशू है, कोई भी आपका मैटर है जो किसी रिलेटेड भी है, तो आपने जाके कम्युनिटी गाइड से मिले, इंशाल्लाह वो रिसोल्व होगा। सही, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, कम्युनिटी गाइड अवाम का एक नुमाइंदा है। हम थानों में अवाम की तरफ से बैठे हैं, हम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम थानों में पुलिस एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं है। आप थाने में आके अपने हक के साथ, क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस है, आप अपने पब्लिक ऑफिस में आएँ और आकर अपने नुमाइंदे से मिलें, अपने कम्युनिटी गाइड से मिलें, और हम इंशाल्लाह ताला आपकी हर तरह से मदद करेंगे। चलिए जी, ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। ज़रूर हम आपका भी फीडबैक चाहेंगे। खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ज़रूर ये फीडबैक दें कि कम्युनिटी गाइड आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं, जिस मकसद के लिए ये लोग आए हैं, क्या वो मकसद पूरा हो भी रहा है या नहीं। बिलाशुबा ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया है, और जिस तरह से लोग परेशानी का अपने इजहार करते थे, तो अगर इतने अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, मसाइल हल किए जाएंगे, तो बिलाशुबा वो जो एक इम्पैक्ट था पुलिस का, उसको भी तब्दील करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मुलव्विस होंगे जो लोगों की दादरसी नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं। वीवो के आज डिफरेंट मॉडल्स की प्राइसेस हमारे पास हैं जी। वीवो V9 मोबाइल अगर आप खरीदेंगे तो इसकी कीमत होगी 29,999 रुपये।
Vivo Y12 मोबाइल है 24,999 रुपए इसकी कीमत। Vivo Y15 मोबाइल 25,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद Vivo Y20s मोबाइल है और ये अगर आप खरीदेंगे 29,999 रुपए में। तो अब जान लेते हैं बाहर मौसम कैसा है। कल हमने देखा मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और आज मौसम कुछ गर्म भी लग रहा था, कभी बादल भी आ रहे थे। तो अभी बाहर का मौसम कैसा है, प्रेडिक्शन क्या है, मायदा की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल है ना, बात करें लाहौर के मौसम की तो लाहौर का मौसम आज खासा खुशगवार है। कल भी बारिश हुई, आज भी जो है वो मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने में नज़र आ रही है। इसके साथ जैसे ही मौसम खुशगवार होता चला जा रहा है, लोगों के चेहरे भी जो हैं वो खिलखिला उठते हैं। मुझे खुद आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मौसम जो है उसमें एक ठंडक सी जो है महसूस हो रही है। जहाँ पे बादल आते हैं तो कुछ देर बाद ही जो है वो सूरज को बादल अपनी लपेट में ले लेते हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से अगर बात करें दर्जे हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है आज वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी की तनासब की अगर बात करें हम तो 70% जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही जो है वो लाहौरियों के लिए खुशखबरी भी है। मायदा आपका बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई। अब आपको बताते हैं बचत कैसे होगी बचत बाजार में। कहाँ कहाँ ऑफ लगी है। सबसे पहला ब्रांड आज हमारे पास है जहां अगर आप जाएंगे ऑफ से फायदा उठा सकते हैं। लॉरेंस पर ब्रांड है, अप टू 50% ऑफ। क्लोथिंग अगर आप यहाँ जाएंगे यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ। मोनाक अप टू 50% ऑफ। और इसके बाद एथनिक पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 30% ऑफ। ये वो ब्रांड्स हैं जहां पर आप जाएंगे तो ऑफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। लेकिन आज का जो ओवरऑल शो था वो था जी आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप लोगों ने मोहतात रहना है। कोरोना हो, डेंगू हो, हम दूसरों को तनकीद करते रहते हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और जाने कि आपने अपनी सेहत की हिफाजत किस तरह से करनी है। इसी में ही आप लोगों का भी भला है, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों का भी भला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।